आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टल लैटिस से कैसे रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स कितने टाइप की होती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिनेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स में, यूनिट सेल के पैरामीटर्स जानेंगे जिससे हम 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम की यूनिट सेल्स में अंतर कर पाए, और 14 ब्रेवाइज लैटिसेस जानेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस की। यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस, हम सब जानते हैं कि सॉलिड्स जब बनते हैं तो सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक होते हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। तो इसलिए पार्टिकल्स जो हैं बिल्कुल पास पास अरेंज होते हैं। इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट जो होता है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है कि हर तरफ से पार्टिकल एक एक्सिस में, दूसरी एक्सिस में, और इसके ऊपर भी पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। तो इन पार्टिकल्स को अगर हम लोग देखते हैं तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट मिलता है जिसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली छोटे पार्टिकल्स नहीं है। इन पार्टिकल्स का साइज ये है, ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े पार्टिकल्स इसलिए नहीं दिखाए जाते हैं कि फिगर जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस तरीके से सॉलिड के पार्टिकल्स रहते हैं सभी। तो हम जानते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनके अरेंज होने से हमें एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस हमारा स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। अब अगर हम गौर से देखें तो एक क्रिस्टल लैटिस जो है हमारा, ये छोटी छोटी यूनिट सेल से मिलके बना है। एक यूनिट सेल जो है वो आप ये देख रहे हैं ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर में दिखाई गई है। तो ये छोटी छोटी यूनिट सेल से मिलके बना होता है। तो यही हमारा तरीका है क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करने का और यूनिट सेल को डिफाइन करने का। हम यूनिट सेल को डिफाइन कर लेते हैं कि जैसे एक यूनिट सेल अगर हम लोग बाहर निकाल लें तो एक यूनिट सेल है और इसके बे पॉइंट्स जहां पे पार्टिकल होते हैं इन्हें हम लोग लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं। ये पार्टिकल्स जहां पे रखे हैं ये लैटिस पॉइंट्स हैं। तो यूनिट सेल डिफाइन करने का हमारा तरीका है कि unit cell is that smallest part of the crystal lattice which gets repeated over and again to give a 3-dimensional crystal lattice। मतलब हम यूनिट सेल को जब डिफाइन करेंगे तो क्रिस्टल लैटिस के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे यूनिट सेल वो सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है जिसके बार बार रिपीट करने से हमें 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस मिलता है। और क्रिस्टल लैटिस को भी हम यूनिट सेल से डिफाइन करेंगे कि क्रिस्टल लैटिस इज that 3-dimensional arrangement which is resulted due to over and again repetition of unit cells। मतलब यूनिट सेल्स अगर आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से रिपीट हो तो जो हमें 3-dimensional स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे एक यूनिट सेल से हमने दूसरी यूनिट सेल लगा दी, ये दाएं में हो गई, इसके ऊपर भी यूनिट सेल्स होंगी। तो यूनिट सेल्स को अगर हम ओवर एंड अगेन रिपीट करें, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ रिपीट करें, तो जो हमें 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये छोटा सा क्रिस्टल लैटिस का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको आइडिया लग गया है कि सॉलिड्स तो 3-डायमेंशनल होते हैं, पार्टिकल्स रिपीट होते रहते हैं, हम उनका छोटा सा पोर्शन अलग निकाल के पढ़ते हैं जिसको कहते हैं यूनिट सेल। और यूनिट सेल को क्रिस्टल लैटिस के रिस्पेक्ट में और क्रिस्टल लैटिस को यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। तो यूनिट सेल्स हमारी मेनली 2 तरीके की होती हैं। एक तो होती है सिंपल यूनिट सेल जिसे हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरी हमारी जो होती है वो होती है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव, जैसा कि आप जानते हैं, प्रिमिटिव नाम से ही क्लियर है कि जो वेरी फर्स्ट होता है उसको प्रिमिटिव बोलते हैं, वेरी फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे एनिमल्स में माना जाता है कि सबसे पहले प्रोटोजोन्स बने हैं तो उन्हें हम लोग प्रिमिटिव एनिमल्स कहते हैं कि सिंगल सेल के एनिमल सबसे पहले बने प्रोटोजोन्स, तो उन्हें हम लोग प्रिमिटिव एनिमल्स कहते हैं। ऐसे ही जो यूनिट सेल सबसे पहले बनेगी उसको कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसी को हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के नाम से, एससीसी के नाम से भी जानते हैं।
तो कोई भी यूनिट सेल हो भाई, अगर पार्टिकल्स अरेंज होंगे तो कम से कम लैटिस पॉइंट्स पे तो पार्टिकल्स होंगे ही, कॉर्नर पे तो पार्टिकल होने ही होने हैं। तो हम लोग डिफाइन करते हैं कि वो यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स केवल केवल कॉर्नर्स पे होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरी तरफ है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल हम कहते हैं कि वे यूनिट सेल जिनमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स के साथ साथ, देखिए कॉर्नर पे तो होंगे ही, यूनिट सेल बननी है तो पहले तो कॉर्नर ही बनेंगे, जब तक कॉर्नर नहीं बनेंगे तब तक बाकी जगह पार्टिकल आ कैसे पाएंगे। तो सेंटर्ड यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ अदर प्लेसेस पे भी होते हैं। तो अदर प्लेसेस पे जहां जहां पे पार्टिकल होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड। अगर फेस के सेंटर पे पार्टिकल है तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। बॉडी के सेंटर पे पार्टिकल है पूरा एक, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। और किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस, चाहे ये दोनों अपोजिट फेसेस हो जाए या आपके ऊपर नीचे वाले आगे पीछे वाले, किन्हीं दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पे अगर पार्टिकल है तो हम इसे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। तो यूनिट सेल एक बार बना के दिखाते हैं हम आपको कि सबसे पहले बनाते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में एफसीसी कहते हैं। तो एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर पे तो होंगे ही तभी यूनिट सेल बनेगी, जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ सभी फेसेस के, क्यूब में 6 फेस होते हैं तो सभी फेसेस के सेंटर्स पे भी होते हैं, ये ऊपर और नीचे। अब बीच में हमें अंदर वाले फेस पे और बाहर वाले फेस पे दो पार्टिकल दिखाने, तो एक हम थोड़ा ऊपर दिखाते हैं जो अंदर वाले फेस का हो गया, एक थोड़ा नीचे दिखाते हैं जो बाहर वाले फेस का हो गया। तो ये हमारी होगी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। मींस अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज वन that has particles on its corners as well as one particle at the center of each face. इसके बाद हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीसीसी भी बोलते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल नाम से ही क्लियर है कि बॉडी के सेंटर पे पार्टिकल होगा। तो एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं और कॉर्नर के साथ साथ एक पूरा बिग पार्टिकल, पूरा पार्टिकल बॉडी के सेंटर पे होता है, बिल्कुल बीचों बीच में फंसा है। जैसा आप लूडो का पासा ध्यान करें तो उसके अंदर बीच एक पूरा पार्टिकल फंस गया है, वही आपको दिखाई नहीं देगा, पूरा पार्टिकल इसके अंदर ही है। तो हम लोग कहते हैं कि a body centered unit cell is one that has particles on its corners as well as one full particle at the center of the body or center of the unit cell. अगली जो सेंटर्ड यूनिट सेल है वो हमारी इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल ये क्यूबिक सिस्टम में नहीं पाई जाती है, आगे बताएंगे हम आपको 14 रिवाइज लैटिसेस में कि ये क्यूबिक सिस्टम में नहीं पाई जाती है, आर्थोरोम्बिक में पाई जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होते ही हैं, पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो सभी में होंगे, इसमें भी होते हैं। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं, इसके साथ साथ कोई भी दो अपोजिट फेसेस, फॉर एग्जांपल आप ये दो अपोजिट फेस मान सकते हो, ऊपर वाला और नीचे वाला, और किन्हीं दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पे पार्टिकल्स होते हैं। तो एक इंड सेंटर्ड यूनिट सेल इज दैट यूनिट सेल दैट हैज पार्टिकल्स ऑन इट्स कॉर्नर्स एज वेल एज पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस। अब दो अपोजिट फेसेस कोई भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं वाले कोई भी। तो हमने शॉर्ट में जाना कि पार्टिकल्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग यूनिट सेल कितने टाइप्स की होती हैं। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स हमने बनाई थी, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। इनमें पार्टिकल्स कितने होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल्स? तो प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसमें पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे होते हैं, इसमें पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे होते हैं, और एक क्यूब में अगर आप कॉर्नर गिने तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 होते हैं कॉर्नर। अब देखने में आपको लग सकता है कि हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल है, एक तो टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, 8 पार्टिकल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पार्टिकल होता है कॉर्नर पे, ये पार्ट होता है कई सारी यूनिट सेल्स का। आपको ध्यान हो कि एक यूनिट सेल अकेली नहीं हो सकती है, हमने अपनी अध्ययन की सरलता के लिए इसको अलग निकाल लिया है क्रिस्टल लैटिस से। वास्तव में ये कहाँ होगी? वास्तव में ये क्रिस्टल लैटिस में ही होगी, वास्तव में ये क्रिस्टल लैटिस में ही होगी।
तो अगर हम बात करें ये कॉर्नर की, तो कॉर्नर पे जो पार्टिकल होगा वो आप देख सकते हैं कि यहाँ तो केवल हमने 2 यूनिट सेल बनाई हैं तो 2 में डिवाइडेड है, लेकिन एक्चुअली कॉर्नर का पार्टिकल जो होता है वो 8 यूनिट सेल्स में डिवाइडेड होता है, 8 यूनिट सेल्स में प्रेजेंट होता है। आप ये वाला स्ट्रक्चर देखें अगर, तो आप देख रहे हैं कॉर्नर पे जो पार्टिकल है ये फुल पार्टिकल का केवल 1/8 है। मतलब कॉर्नर का जो पार्टिकल्स होता है वो अपने आसपास की 8 यूनिट सेल्स में शेयर होता है। तो जब 8 यूनिट सेल में वो शेयर्ड होगा तो 1 यूनिट सेल में उसका केवल 1/8 पार्ट आ पाएगा। मैं कोशिश करता हूं आपको स्ट्रक्चर दिखाने की जिससे कि आप समझ पाए। ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि जो कॉर्नर का पार्टिकल है वो 8 यूनिट सेल में शेयर्ड है। कॉर्नर का जो पार्टिकल है वो 8 यूनिट सेल में। फॉर एग्जांपल आप ये वाला पार्टिकल जो हम सर्कल कर रहे हैं इस पे फोकस करें, ये पार्टिकल आपका 8 यूनिट सेल में शेयर्ड है। मैं नंबर देता हूं, आप गौर करिए। पहली यूनिट सेल जिसमें ये है, ये पहली यूनिट सेल है बाहर वाली, ये दूसरी यूनिट सेल है, पहली के नीचे तीसरी यूनिट सेल है, इसमें भी ये पार्टिकल है, दूसरी के नीचे चौथी यूनिट सेल है, इसमें ये पार्टिकल है, और इनके पीछे चौथी के बाद 5वीं यूनिट सेल, छठी यूनिट सेल, 7वीं यूनिट सेल, और एक तीसरे के पीछे जो होगी, तीसरे के पीछे वो 8वीं यूनिट सेल होगी। तो आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पे जो एक पार्टिकल होता है ये 8 यूनिट सेल में इक्वली शेयर्ड होता है। अब अगर कोई एक पार्टिकल बराबर रूप से 8 यूनिट सेल्स में शेयर्ड होगा तो 1 यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट आ पाएगा? तो 1 यूनिट सेल में इसका केवल तो हमें गिनना है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं। तो गिनते हैं हम लोग। हमने जान लिया कि कॉर्नर पे जो पार्टिकल होता है उसका यूनिट सेल में जो योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, वो 1/8 होता है। तो हम लिखते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम कॉर्नर इन द यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन होता है हमारा 1/8। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स हमारे पास होते हैं यूनिट सेल में, नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं हमारे पास 8। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे हमारे पास 1/8 × 8 = 1। ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए जेड 1 है। अगर कोई प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो उसमें टोटल पार्टिकल एक ही होगा, हमने देख लिया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रिमिटिव के बाद बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, सब एक एक करके देखेंगे हम लोग। तो इसके बाद देख लेते हैं अगला सेकंड बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स गिन लेते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आप जानते हैं कि सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होते हैं और एक फुल पार्टिकल बॉडी के सेंटर पे होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं फिर से कि कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम कॉर्नर इन द यूनिट सेल 1/8 होता है। नंबर ऑफ कॉर्नर जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम कॉर्नर्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम कॉर्नर्स जो हमारे पास आएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम कॉर्नर्स, तो ये पार्टिकल्स हमारे पास बनाया। अब कॉर्नर के साथ साथ एक पूरा का पूरा पार्टिकल सेंटर में भी प्रेजेंट है। ये यूनिट सेल के अंदर है, ये कहीं बाहर शेयर्ड नहीं है, तो ये पूरा का पूरा यूनिट सेल में है। तो हम लिख सकते हैं कि पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू 1। तो एक पार्टिकल हो गया हमारा यूनिट सेल के सेंटर में और एक पार्टिकल हो गया कॉर्नर पे। तो टोटल पार्टिकल्स बीसीसी में हो गया, टोटल पार्टिकल्स इन बीसीसी
इक्वल्स टू 1 + 1 इक्वल्स टू 2। तो बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। अब हम अगर अगली बात करें फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को अगर हम लोग देखें तो एफसीसी यूनिट सेल में हमारे पार्टिकल्स गिनने हैं। पहले हम लोग एफसीसी यूनिट सेल बनाते हैं। तो एफसीसी यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पे भी होते हैं और हर एक फेस के सेंटर पे, हर एक फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल होता है। तो ये 4 फेस के सेंटर पे हो गया, ये पीछे वाला पार्टिकल और ये आगे वाला पार्टिकल। अब आप जानते हैं कि फेस पे जो पार्टिकल होगा, फेस पे जो पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल मैं टिक कर रहा हूं, फेस पे जो पार्टिकल होता है वो आधा तो होगा आपकी यूनिट सेल में जिसमें आप गिनेंगे, और आधा होगा पड़ोस वाली यूनिट सेल में। क्योंकि एक यूनिट सेल कोई अकेली एग्जिस्ट नहीं करती है, यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का पार्ट होता है और वहीं से हम स्टडी करते हैं। ये केवल हम अपने अध्ययन की सरलता के लिए दिखा लेते हैं। तो कॉर्नर का आपको मालूम है कि कॉर्नर पे एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8 होते हैं, तो कॉर्नर से जो पार्टिकल आएगा वो 1 आएगा। अब दूसरा पार्टिकल हमें गिनना है फेस के सेंटर पे। तो फेस के सेंटर पे जब हम गिनेंगे तो हम देखेंगे कि फेस के सेंटर पे जो हमारे पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन है वो 1/2 है। मतलब आधा पार्टिकल हमारी यूनिट सेल में, आधा पड़ोस वाली यूनिट सेल में है। तो हम लोग गिन रहे हैं फेस सेंटर यूनिट सेल में पार्टिकल। हम जानते हैं कि कॉर्नर, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर पे जो पार्टिकल होता है उसका यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो कॉर्नर से जो यूनिट सेल में पार्टिकल हमें मिलेगा वो 1 मिलेगा। अब फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल होता है उसका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम फेस सेंटर। तो फेस के सेंटर से हमें मिलता है आधा पार्टिकल, आधा हमें मिलता है, आप देख सकते हैं उसमें जिसमें टिक कर रहा हूं, आधा बगल वाली यूनिट सेल में फेस सेंटर का पार्टिकल होता है। तो फेस के सेंटर का कंट्रीब्यूशन हो गया हाफ, और एक क्यूब में फेस होते हैं 6। आपने पासा देखा होगा, 1 से 6 तक नंबरिंग होती है, 6 फेस होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फेस, तो फेस 6 है, एक फेस पे आधा पार्टिकल है, तो टोटल 3 पार्टिकल फेस से मिल गए। तो एफसीसी की बात करें तो टोटल पार्टिकल्स इन एफसीसी, एफसीसी में टोटल पार्टिकल्स जेड जो है वो 3 तो हमें मिल गया फेस से, एक मिल गया कॉर्नर से, तो 1 + 3 इक्वल्स टू 4। तो एफसीसी के लिए जेड होता है हमारा 4। इसी तरह अगली यूनिट सेल है हमारी इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल को अगर हम लोग देखें तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल होती है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें हमने आपको बताया था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो सभी कॉर्नर्स पे होते हैं और किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पे भी पार्टिकल्स होते हैं। तो ये मैंने 2 अपोजिट फेसेस ऊपर और नीचे वाले ले लिए हैं इन पे पार्टिकल। अब आपको मालूम है कि कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 1/8 हो गया। इसके बाद 8 कॉर्नर्स हैं, तो टोटल एक पार्टिकल तो हमें कॉर्नर से मिल जाएगा जैसे अभी तक मिलता रहा है। फेस सेंटर पे जो पार्टिकल होता है उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, वेरी गुड। लेकिन इसमें हमें पार्टिकल्स सभी 6 फेस पे प्रेजेंट नहीं है, किन्हीं 2 फेसेस पे प्रेजेंट है, केवल किन्हीं 2 फेसेस पे। तो फेस सेंटर से जो हमें पार्टिकल मिलेगा वो हमें मिलेगा 1, और टोटल पार्टिकल जो हो जाएगा हमारा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में वो हो जाएगा 1 + 1 इक्वल्स टू 2। आपको एक ध्यान रखना है कि जेड की वैल्यू बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल दोनों के लिए 2 आती है। जब आप डेंसिटी का न्यूमेरिकल करते हैं, आपको सॉलिड की डेंसिटी दी जाती है और सॉलिड का टाइप बताया जाता है, एज लेंथ दी जाती है, तो कहा जाता है बताइए किस तरीके की पैकिंग में जा रहा है, इंड सेंटर्ड जा रहा है, बॉडी सेंटर्ड जा रहा है, फेस सेंटर्ड जा रहा है, या प्रिमिटिव यूनिट सेल में जा रहा है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में जा रहा है। तो जेड की वैल्यू अगर 2 आए तो आप ध्यान रखिए कि ईसीसी नहीं हो सकता है 2 वैल्यू से, क्योंकि वहां पे डेंसिटी कैलकुलेशंस हमारे क्यूबिक यूनिट सेल को मान के होते हैं, और क्यूबिक तरीके की जो यूनिट सेल होती है उसमें इंड सेंटर्ड नहीं बनती है। आगे हम लोग जानेंगे जब 14 रिवाइज लैटिस पढ़ेंगे, तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कभी भी क्यूबिक क्रिस्टल में नहीं बनती है, आर्थोरोम्बिक में बनती है। तो जब भी जेड की वैल्यू 2 आए तो आप ईसीसी बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आप हमेशा बीसीसी लिखेंगे। जेड की वैल्यू 2 आपको डेंसिटी के न्यूमेरिकल में बताएगी कि बीसीसी है, ना कि ईसीसी। बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक की।
हमारा अगला टॉपिक है पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल की यूनिट सेल के किन चीजों को मेजर करके हम बता सकते हैं कि एक यूनिट सेल दूसरी यूनिट सेल से अलग है। यूनिट सेल कोई एक तरीके की नहीं होती है, जो भी क्रिस्टल लैटिस होगा जिस तरीके का उसका एक पोर्शन हम निकाल लेते हैं और उसे यूनिट सेल कहते हैं। तो यूनिट सेल के हम लोग दो पैरामीटर्स पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं एज लेंथ कि उनकी एज की लेंथ क्या है, जैसे हम लोग ए बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से ओरिजिन अगर माने तो ये एक एक्सिस है, इस पे हम एज लेंथ मान लेते हैं यहां से यहां तक की ए, दूसरी एक्सिस पे हम एज लेंथ मान लेते हैं ये बी ओरिजिन से इन तक, और यहां मान लेते हैं सी। तो एबीसी से हम एज लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इन एजेस के बीच के जो एंगल है ये हमारा दूसरा पैरामीटर है, एंगल्स बिटवीन द एजेस। एंगल्स बिटवीन द एजेस ये हमारे दूसरे पैरामीटर्स हैं कि किन्हीं दो एजेस के बीच का एंगल अल्फा, उसके बाद दो का बीटा, उसके बाद दो का गामा। हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल्स को अल्फा, बीटा और गामा से। तो एक यूनिट सेल दूसरी यूनिट सेल से कैसे अलग है वो केवल और केवल इनके पैरामीटर्स पे ही डिपेंड करता है। अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लें, बात करें क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल है, कोई क्यूबिक तरीके का क्रिस्टल लैटिस है तो उसकी यूनिट सेल भी क्यूबिक है। तो क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि एक क्यूब में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ये होती हैं कि सभी साइड्स इसकी सभी साइड्स ओरिजिन से लेके अगर यहां तक की बात करें और ये साइड ए कह लें, यहां तक की साइड बी कह लें और यहां तक की साइड सी कह लें, तो एक क्यूबिक यूनिट सेल की पैरामीटर है कि इसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। और ये जो एंगल्स होते हैं इनके बीच के, जिन्हें हम लोग अल्फा बीटा और गामा कहते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये आपस में इक्वल होते हैं, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, और ये सभी 90 डिग्री होते हैं। तो आपस में भी इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के भी इक्वल होते हैं। तो हमने जाना कि यूनिट सेल को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक तो उनकी एज लेंथ हम लोग स्टडी करते हैं, दूसरा स्टडी करते हैं एंगल्स बिटवीन दी एजेस, अल्फा बीटा गामा। इन पैरामीटर्स के वेरी करने पे यूनिट सेल का टाइप वेरी कर जाता है, और इसी पे डिपेंड करता है हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। तो मैं दिखाता हूं कि जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में 7 तरीके की यूनिट सेल से 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम जो बनते हैं वो कुछ इस तरीके से रहते हैं। आप देख सकते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, इसके लिए तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तीनों एंगल आपस में भी इक्वल है और 90 एंगल के भी इक्वल हैं। रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल, इसमें तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। अगली बात करते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। दिस इज नॉट द हेक्सागोनल यूनिट सेल, इट्स स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। हेक्सागोनल यूनिट सेल की प्रॉपर्टी यही होती है कि ए और बी आपस में इक्वल होते हैं और सी डिफरेंट होती है। दो एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, एक एंगल 120 डिग्री होता है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। टेट्रागोनल यूनिट सेल, इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, एक इक्वल नहीं है, बॉन्ड एंगल्स तीनों इक्वल हैं आपस में भी और 90 डिग्री के भी। आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है लेकिन बॉन्ड एंगल तीनों आपस में भी इक्वल है, 90 डिग्री के भी इक्वल है। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, साइड कोई भी आपस में इक्वल नहीं है और बॉन्ड एंगल्स जो है एजेस के बीच के एंगल्स जो है वो दो 90 डिग्री है और एक 90 डिग्री नहीं है, कुछ और है। ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल, इसे हम लोग कहते हैं मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल, मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल। इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, कुछ भी सेम नहीं होगा, सारी साइड्स डिफरेंट है, सारे एंगल डिफरेंट हैं, कोई भी 90 डिग्री भी नहीं है, बल्कि यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिलती है, कोई भी सिमेट्री नहीं मिलती है, केवल एक C1 मिलती है, और C1 तो सब में ही होती है, ऐसा आइडेंटिटी कहते हैं कि 360 डिग्री घुमा दोगे तो वही मिलेगा, बाकी C2 C3 कुछ नहीं मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था, विच इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल। आपको ध्यान रखना है कि ट्राइक्लिनिक। एंड विच इज द मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल, सब कुछ एक जैसा है, वो है क्यूबिक। ये पैरामीटर्स बहुत पूछ लिए जाते हैं, ये पैरामीटर्स पूछ लिए जाते हैं कि यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होंगे, और इन्हें रटना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक तरीका देने की कोशिश कर रहा हूं, उस तरीके से आप ये यूनिट सेल के पैरामीटर्स याद रख सकते हैं, बस 2-3 बार कॉपी पे लिखना होगा, थोड़ा सा ध्यान रख के। तो हम लोग लिखते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल, पहले कॉलम में टाइप ऑफ यूनिट सेल,
दूसरे कॉलम में लिखते हैं एज लेंथ, तीसरे कॉलम में लिखते हैं एंगल्स बिटवीन दी एजेस, अल्फा बीटा गामा, एंगल्स बिटवीन दी एजेस। तो इस तरीके से मैं जैसे बताऊं आपको वैसे ही करना होगा। सबसे पहले तो जिस क्रम में मैं लिख रहा हूं यूनिट सेल्स के टाइप, आप उसी क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहली यूनिट सेल है क्यूबिक, दूसरी है टेट्रागोनल, तीसरी है ऑर्थोरोम्बिक, चौथी है मोनोक्लिनिक, पांचवी है ट्राइक्लिनिक, अगली है हेक्सागोनल, और लास्ट है, ये है आपकी रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल आप इसी तरीके से लिखेंगे। इसकी ट्रिक मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। आप यहां से लिख सकते हैं ट्रिक क्यूट, क्यूट, क्यू फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, क्यूट। ऑर्थोरोम्बिक के लिए आप लिख सकते हैं आर, अवर, और इन सब के लिए आप लिख सकते हैं मदर, क्यूट अवर मदर, MO THER, क्यूट अवर मदर। आप देख सकते हैं कि MO जो है वो मोनोक्लिनिक के लिए है, T जो है वो ट्राइक्लिनिक के लिए है, HE जो है वो हेक्सागोनल के लिए, और R जो है वो रोम्बोहेड्रल के लिए। तो इस ट्रिक से क्यूट अवर मदर से आप इन सबको एक सिमेट्रिकल वे में लिख पाएंगे। अब आपके लिए लिखना बड़ा आसान होगा, थोड़ा सा भी आप ध्यान रखेंगे। तो क्यूबिक यूनिट सेल सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है, इसके लिए सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, और सभी एंगल्स आपस में भी इक्वल है, और 90 डिग्री के भी इक्वल है। तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आपको काम क्या करना है कि एक एक एज लेंथ अनइक्वल करते जाइए। तो टेट्रागोनल में क्या है, दो जो एज लेंथ है वो इक्वल रहने दीजिए, एक को काट दीजिए, एक को अनइक्वल कर दीजिए कि ए बी इक्वल होंगे लेकिन सी इनके इक्वल नहीं होगा, बस बाकी सब वैसे ही रहेगा। बॉन्ड एंगल भी वही रहने, अल्फा बीटा गामा आपस में भी इक्वल, 90 डिग्री के भी इक्वल। अब अगले में एक और पैरामीटर चेंज करना है, तो अब आप ए और बी को भी इक्वल नहीं रखिए, एक और एज लेंथ काट दीजिए, एक तो पहले से ही कटा था। अब ये आपस में कोई भी इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल सभी आपस में भी इक्वल है और 90 डिग्री के भी इक्वल है। अब जो आपने सभी एज लेंथ अनइक्वल कर दिए, अब इसे काटने का नहीं बचा, अब आप किसको करेंगे अनइक्वल, एंगल को एक एक करके। तो ये तो सब पहले से ही अनइक्वल है, अब हम एक एंगल अनइक्वल करेंगे। तो हम कहेंगे अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, लेकिन तीसरा जो गामा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, ये अलग हो गया। अब अगले में क्या करेंगे, तीनों एंगल अनइक्वल कर देंगे, ये तो पहले से ही अनइक्वल है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो अब इसमें अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा और बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, और आपस में भी नहीं इक्वल और 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं है। ये आपको सिमेट्री से मिल जाएगा। हेक्सागोनल यूनिट सेल अगर आप एक बार गौर से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दो साइड्स इक्वल होती हैं और तीसरी उनके इक्वल नहीं होती है। एंगल्स भी देखने से पता लगेंगे, हेक्सागोन में 120 का एंगल होता है, तो दो एंगल अल्फा और बीटा जो होता है वो 90 डिग्री होते हैं, और तीसरा एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है। रोम्बोहेड्रल की कंडीशन ये होती है कि ए बी और सी तीनों आपस में इक्वल होती हैं, अल्फा बीटा गामा आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते हैं। आप ऐसे याद रखना कि 90 डिग्री के इक्वल हो गया तो ये क्यूबिक बन जाएगा, तो कहीं तो अंतर करना ही है लास्ट वाले में, तो बस ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टल लैटिस से कैसे रिलेटेड है, यूनिट सेल पार्टिकल्स प्रेजेंट होने के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स की है, यूनिट सेल्स में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं, और डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स में कितने पार्टिकल्स होते हैं, यूनिट सेल्स के पैरामीटर्स डिफरेंट होने से कितने तरीके की यूनिट सेल्स बनती हैं। एक बार आपने प्रॉपर्टीज तो याद करने का तरीका भी देख लिया, अब ये यूनिट सेल्स, अगला जो टॉपिक है आपका वो है 14 ब्रेवाइज लैटिसेस। तो किस तरीके की यूनिट सेल में या किस तरीके के क्रिस्टल सिस्टम में, जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आपने पढ़े हैं, वही ट्रिक आपके पास जो है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बो हेक्सागोनल, 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 हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। तो
ये ट्रिक आपको पता है इस सीक्वेंस में लिखने की। अब किस तरीके के क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट सेल बन पाती हैं, तो आपको बड़ा आसान है, ध्यान रखना। एक ट्रिक कि 3 2 4 2 1 1 1, बस ये याद रखना है आपको। क्यूबिक में जो आपकी यूनिट सेल्स बनेंगी वो होंगी प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। क्यूबिक में कभी भी इंड सेंटर्ड नहीं बनती है, ध्यान रखना। टेट्रागोनल में आपके जो बनेंगी वे होंगी प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। आर्थोरोम्बिक में आपके चारों बनते हैं, मैंने बताया था आर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव भी होता है, बीसीसी भी होता है, एफसीसी भी होता है और ईसीसी भी बनता है। मोनोक्लिनिक में केवल 2 बनते हैं आपके, प्रिमिटिव बनता है और ईसीसी बनता है। ट्राइक्लिनिक में हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, इन तीनों में केवल एक एक बनता है और वो आप समझ सकते हैं प्रिमिटिव ही होगा, क्योंकि प्रिमिटिव तो सब में बनना है। अगर आप इन सबको जोड़ें तो इनका सम बैठेगा 14। तो ये ब्रवाइज ने बताया था कि डिफरेंट तरीके की जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, इनमें टोटल कितने तरीके की यूनिट सेल्स बनती हैं, तो ये होता है 14। इसको बोलते हैं 14 ब्रवाइज लैटिसेस। इसको आप एक बार ट्रिक पढ़ लेते हैं अगर, जो मैंने दी है कि इनको सिस्टमैटिक वे में लिखना है यूनिट सेल्स को, तो आप फिर 3 2 4 2 1 1 1 2-3 बार बोलोगे, 3 2 4 2 1 1 1 तो याद हो जाएगा। तो आज की क्लास पूरी होती है हमारी। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस